हेलो स्टूडेंट्स, दीक्षांत यूटेक में आपका स्वागत है। आज वर्ग 8 का विषय हिंदी व्याकरण में पाठ हिंदी वर्ण व्यवस्था आपके समक्ष उपस्थित है। वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके बगैर हिंदी साहित्य की कामना की ही नहीं जा सकती। हिंदी साहित्य की वह सबसे छोटी इकाई, जिस तरह से एक बिल्डिंग का निर्माण करते हैं, हम एक भवन का निर्माण करते हैं, तो उसके लिए एक एक ईंट जोड़ जोड़ कर सीमेंट, बाली, स्टोन चिप्स आदि लगाकर एक एक ईंट को जिस तरह से हम खड़ा करते हैं और खड़ा करते करते एक बिल्डिंग का निर्माण करते हैं, ठीक उसी तरह से ये वर्ण जो है भाषा के इस बिल्डिंग का एक एक ईंट है, जिनके बदौलत इसका आधार तैयार होता है और इसके ऊपर शब्द रूपी मंजिलें, वाक्य रूपी कमरे बनाई और सजाई जाती हैं। अतः यह वर्ण व्यवस्था जो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है, इसे आज हम लोग बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से समझेंगे ताकि एक बार में ही याद हो जाए। संभवतः अगर एक बार में याद नहीं भी हो, हमारा दिमाग एब्जॉर्ब न करे, तो भी एक बार अपने से प्रिपरेशन कर लेते हैं तो आसानी से, कोई संदेह नहीं इसमें कि याद न हो। छोटी छोटी बातें हैं और इन्हीं छोटी छोटी बातों को हम एक जगह एकत्रित करके एक बड़ा सा चैप्टर पढ़ लेते हैं। छात्रों, छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में ऐसी मूलभूत इकाइयां हैं। इकाई छोटी ही होती है, छोटी छोटी बातें हमारे जीवन की ऐसी मूलभूत इकाइयां हैं जिसके बदौलत, जिसके आधार पर हम अपने जीवन को आसान बनाते हैं जीने के लिए। सत्साई के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। ये छोटे छोटे चीज अगर हमें हमारे दिमाग से स्किप कर जाता है, भूल जाते हैं, तो परीक्षाओं में कहीं ना कहीं ठेस पहुंच जाता है, नंबर कम हो जाते हैं और विफलता का कहीं ना कहीं विफलता का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। ये न बने, इसलिए इन छोटी बातों पर विशेष ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि सावधानी जैसे ही हटती है दुर्घटना घट जाती है। इसलिए इन छोटे बातों पर भी विशेष ध्यान देना है। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई तो है, लेकिन यह सबसे बड़ा अहम भूमिका निभाता है साहित्य जगत के लिए। आइए इस पाठ में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, एक बार इसे समझ लेते हैं। सर्वप्रथम हम हिंदी वर्णमाला को पढ़ने वाले हैं। हिंदी वर्णमाला, हमारे वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। उन्हें देखेंगे सिलसिलेवार ढंग से, क्रमबद्ध तरीके से। वर्ण की परिभाषा क्या है? वर्णमाला की परिभाषा, वर्ण की परिभाषा, वर्ण के प्रकार या भेद, स्वर वर्ण की परिभाषा एवं प्रकार, व्यंजन वर्ण की परिभाषा एवं प्रकार, और अतिरिक्त व्यंजन कौन कौन से हैं। एक के बाद एक हम प्रत्येक स्टेप बाय स्टेप पढ़ते चलेंगे और इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अतः आपसे यही उम्मीद है कि आप ध्यानपूर्वक देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। आइए, वर्णमाला। फूल को गूंथ कर हम फूलों की क्या बनाते हैं? माला। अलग अलग फूलों को गूंथ कर सुंदर सा माला बनाते हैं, थोड़ा लाल, थोड़ा पीला, हरा,
कई प्रकार के, कई रंगों के फूलों को, सुगंधित फूलों को, असुगंधित फूलों को सजा कर हम एक जब गूंथ कर एक क्रमबद्ध तरीके से सजा देते हैं तो वह माला का रूप ले लेता है। ठीक उसी तरह वर्णों को भी जब हम एक क्रमबद्ध तरीके से विधिवत सजा देते हैं तो हमारा वर्णमाला बन जाता है। अतः वर्णमाला की परिभाषा एकदम आसान है। वर्णों के विधिवत तथा क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के विधिवत तथा क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। यह वर्णमाला हिंदी वर्णमाला है, जबकि अलग अलग वर्णमाला में अलग अलग संख्यात्मकता का बोध होता है वर्णों का। जिस तरह से हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं, ये 52। अंग्रेजी वर्णमाला में 26 वर्ण होते हैं। अल्फाबेट, देयर आर 26 लेटर्स इन एन अल्फाबेट। तो अल्फाबेट में 26, अल्फाबेट का अर्थ होता है वर्णमाला, उसमें 26 अक्षर होते हैं, वर्ण होते हैं। छात्रों, वर्ण को ही अक्षर भी कहा जाता है, क्योंकि अक्षर का अर्थ होता है जिसका कभी क्षय न हो, अर्थात वर्ण जिसका कभी क्षय होता ही नहीं है। इसी वजह से हम एक लंबे अरसे से व्याकरण के अंतर्गत, जब से हमारी व्याकरण की उत्पत्ति हुई तब से हिंदी साहित्य में, हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण ही पढ़ते हैं, जबकि शब्दों का निर्माण प्रतिदिन हो रहा है, वाक्यों का निर्माण प्रतिदिन हो रहा है, प्रतिपल हो रहा है। अर्थात वाक्य सदैव निर्मित होते रहते हैं, शब्द भी नए नए बनते रहते हैं, परंतु वर्ण हमारे ज्यों के त्यों बने हुए हैं, क्योंकि इनका क्षय हो ही नहीं सकता। अतः इसे अक्षर भी कहा जाता है। वर्णमाला में जो 52 वर्ण हैं, उनको क्रमबद्ध तरीके से हमने माला जैसा गूंथ कर यहाँ पर बनाया है, जिसे ध्यानपूर्वक देखेंगे तो एक बार में याद हो जाएगा। अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ तथा औ। ये 11 स्वर वर्ण हैं, जिनकी संख्या 11 है स्वर वर्णों की। छात्रों, कुल स्वर वर्णों की संख्या और मूल स्वर वर्णों की संख्या ये दोनों ही अलग अलग होती है। कुल स्वर वर्णों की संख्या 13 है, जबकि मूल स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है। यह 13 कौन कौन सा है? तो अंग, अंगूर ये अनुस्वार वर्ण है, जिसे नासिक्य वर्ण भी कहते हैं, अर्थात नाक से बोला जाता है। अंगूर, नाक की आवश्यकता पड़ती है। और अ को, जिसका ह जैसा उच्चारण होता है, उसे विसर्ग कहा जाता है। और अनुस्वार वर्ण तथा विसर्ग वर्ण अर्थात अंग और अ, ये दोनों अयोगवाह हैं। अयोगवाह क्यों है? क्योंकि यह न स्वर की परिभाषा में परिपूर्णता ला पाते हैं और ना ही व्यंजन बन पाते हैं। अतः इनका योग ना ही स्वर में हो सकता है और ना ही व्यंजन में, अतः इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। ये कुल 13, 11 और 2 में विभक्त होकर के 13 हैं, अ से अ तक। इसके बाद क, ख, ग, घ, अंग, इसे क वर्ग कह रहे हैं। क वर्ग अर्थात क प्रथम अक्षर है और इस में जो 5 अक्षर है यह एक वर्ग में है। उच्चारण के दृष्टिकोण से, उच्चारण स्थान के वजह से इन्हें एक वर्ग में रखा गया है और इस वर्ग का नाम, इस वर्ग के प्रथम अक्षर या वर्ण के नाम पर रखा जाता है। जैसे क पर प्रथम वर्ण है तो यह क वर्ग हुआ,
च छ ज ज य में च प्रथम वर्ण है, च वर्ग हुआ। ट ठ ड ढ र में ट प्रथम वर्ग है, ट वर्ग हुआ। इसी तरह से त थ द ध न त वर्ग और प प ब ब म प वर्ग हुए। और इन पांचों वर्गों में क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग में 5-5 सदस्य होने के कारण इनकी कुल संख्या 25 हो रही है तथा इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। स्पर्श व्यंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि मुंह के अंदर जिह्वा हमारी अलग अलग जगहों पे स्पर्श करके इनका उच्चारण करती है, अतः इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये 25 हुए। फिर य र ल व, य र ल तथा व ये 4 हैं, इनका नाम अंतस्थ व्यंजन रखा गया है क्योंकि यह मुंह से बोलते समय जीभ स्पर्श तो नहीं करती किसी स्थान को, पूर्णतया स्पर्श नहीं करती, निकट जाकर के चली जाती है। और जो वायु निष्कासित होती है बोलने के क्रम में वह नाभि से उत्पन्न होती है, अतः इसे अंतस्थ अंतःपुरी कहा जाता है, सेंटर को, केंद्र को। जैसे भारत की अंतःपुरी कहाँ है तो न्यू दिल्ली, क्योंकि न्यू दिल्ली क्या है, केंद्र है। तो अंतःपुरी और शरीर का केंद्र नाभि है। नाभि इसलिए क्योंकि बच्चा जन्म लेने से पहले मां के गर्भ से गर्भस्थ शिशु के रूप में नाभि से युक्त रहता है और यहीं से उसका पूर्ण शरीर का विकास होता है। संपूर्ण नसें नाभि से जुड़ी हुई हैं, नाभि शरीर का केंद्र बिंदु है, अतः यहां से उत्पत्ति होने के कारण इन वर्णों को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है और इनकी संख्या भी कुल 4 है। तलावे स मूर्धन्य स दंते स और ह, तलावे स मूर्धन्य स दंते स और ह, अर्थात तीनों स, हिंदी वर्ण वाला के तीनों स और ह, इन्हें उस व्यंजन के नाम से जाना जाता है। छात्रों, हम जानते हैं कि दो वस्तु जब भी कभी एक दूसरे के संपर्क में आकर घर्षण करती है तो वहां ऊष्मा उत्पन्न होती है। यूं तो यह सिर्फ वस्तुओं में ही दर्शित नहीं होता, हर घर में 2 भाई 2 बहन या 1 भाई बहन तो घर्षण ऊष्मा उत्पन्न होते रहता है। झगड़ा नहीं रगड़ा होता है, रगड़ा अर्थात घर्षण, और वहां ऊष्मा उत्पन्न होती है। खैर, ऊष्मा व्यंजन इसीलिए कहा जाता है इन्हें क्योंकि इन्हें बोलने के क्रम में जो उच्चारण करते हैं हम, तो वहां पर स रगड़ होती है, घर्षण होती है, अतः वहां ऊष्मा उत्पन्न होने की वजह से ही इसका नाम ऊष्म व्यंजन पड़ता है और इनकी भी संख्या 4 है। इसके बाद संयुक्त व्यंजन आता है वर्णमाला में, छ, त्र, ज्ञ और स। इन वर्णों का उच्चारण 2 व्यंजनों के मिल से बनता है, 2 व्यंजनों के, और उनमें भी ये दोनों व्यंजन अलग अलग व्यंजन होते हैं जिसकी चर्चा हम लोग अगले स्लाइड में करेंगे। 2 अलग अलग व्यंजन जुड़ते हैं, जब भी 2 अलग अलग व्यंजन जुड़ करके एक वर्ण का निर्माण करते हैं तो उस वर्ण को संयुक्त वर्ण कहा जाता है। इनकी संख्या भी 4 है, अर्थात अंतस्थ 4, ऊष्म 4 और संयुक्त व्यंजन भी 4 है। अड़ तथा अढ़, अड़ तथा अढ़ यह है द्विगुण व्यंजन, इनकी संख्या 2 है। इनकी संख्या 2 है। यह द्विगुण अर्थात 2-2 गुणों को अपने अंदर धारण किए हुए हैं। इनका उच्चारण जब होता है
तो देखिए स्पर्श व्यंजन स्वर्ग वर्ण का परिभाषा होता है कि जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण के सहयोग के हो उन्हें स्वर कहते हैं, जबकि व्यंजन की परिभाषा होती है जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से हो उसे व्यंजन कहते हैं। जबकि स्वर इन दोनों वर्णों को सहायता दे रहा है परंतु पहले ही आके दे रहा है। क ख छ छ ज ट ठ ड में ट कह रहे हैं या क कह रहे हैं तो क के बाद अ का उच्चारण आ रहा है, जबकि अड़ और अढ़ अ का उच्चारण ढ के पहले आ रहा है। अर्थात स्वर वर्ण इन्हें अपना सहयोग प्रदान करता है परंतु पहले आकर बाद में नहीं। अतः यह द्विगुण दो गुणों के धारक व्यंजन है और इन व्यंजनों से किसी शब्द की उत्पत्ति नहीं होती, नए शब्दों का निर्माण नहीं होता। यह जब भी ये वर्ण लगते हैं तो किसी शब्द में या तो मध्य में या तो अंत में लगते हैं, जैसे पढ़ना, ढ बीच में आया, बुढ़ा लास्ट में आया, पहले नहीं आया। कई छात्रों को मैंने देखा है ढोलक लिखते हैं और नीचे बिंदु दे देते हैं। यह बिंदु गलत है, यह बिंदु नहीं होगा, ये गलत है क्योंकि अढ़ से अढ़ द्विगुण व्यंजन है और इस व्यंजन से कोई शब्द नहीं शुरू होता। यह या तो मध्य में आएगा शब्द के या तो अंत में आएगा, प्रथम में आ ही नहीं सकता। अगर आप लिखते हैं तो यह गलत कहा जाता है। अतः ढ ये ढ है और ये अढ़ है, बूढ़ा पढ़ना, जबकि ढोलक ढ। उच्चारण करके देखिएगा, ऐसी गलतियां नहीं होगी क्योंकि वर्णों को हम बोल करके जो उच्चारित करते हैं वही लिखते भी हैं। जब उच्चारित करते हैं तो उसे ध्वनि कहते हैं और लिख देते हैं तो उसे वर्ण कहते हैं। अर्थात ध्वनियों के लिपिबद्ध तरीके को ही, लिपिबद्धता को ही हम वर्ण का नाम देते हैं। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि ये 11 और 2 13, 25 और 4 4 8 4 12 और 2 14, ये कुल मिलाकर के अगर इसको ऐड करते हैं तो 5 3 8 और 4 12, 2 कैरी 1 हाथ पे 1 1 2 2 4 1 5 और ये टोटल 52 वर्ण हमारे वर्णमाला के ये। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 है। आइए छात्रों आगे बढ़ते हैं। अब इस पाठ में वर्ण, वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं तो वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण की परिभाषा क्या होगी। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं हो सकते या नहीं किए जा सकते, नहीं किए जा सकते या नहीं हो सकते। अर्थात यह सबसे छोटी इकाई है, अतः इसका खंडन नहीं किया जाता। एक और परिभाषा वर्ण की, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं। वास्तव में ये बात सही है कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। यही तो वो पहली ईंट है जिसके बल बुते बड़ी सी साहित्य की बिल्डिंग खड़ी है। और प्रत्येक भाषा में वर्णों की संख्या अलग अलग होती है, जैसा कि इसके पहले स्लाइड में हम लोगों ने चर्चा किया कि प्रत्येक वर्णमाला में वर्णों की संख्या अलग अलग होती है। अलग अलग भाषा में अलग अलग वर्णमाला है और प्रत्येक वर्णमाला में वर्णों की संख्या अलग अलग होती है। जैसे हिंदी में 52, अंग्रेजी में 26, इसी तरह से अन्य सभी भाषाओं में अलग अलग होते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहा जाता है? तो जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण के सहयोग के हो
उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण के सहयोग के हो उसे स्वर वर्ण कहते हैं। यह स्वर वर्ण छात्रों स्लाइड को इस तरह से सजाने की कोशिश की गई है जिससे आपको कई प्रश्नों के उत्तर यहां पर मिल सके। जैसे स्वर वर्ण किसे कहते हैं तो परिभाषा है, इन दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं तो यहाँ दोनों परिभाषा है, इन दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। व्यंजन वर्ण से आप क्या समझते हैं तो यह फुल पार्ट लिख सकते हैं। स्वर वर्ण से आप क्या समझते हैं तो ये फुल पार्ट टोटल पार्ट लिख सकते हैं। और प्रश्न यह अगर आता है कि स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के बीच अंतर स्पष्ट करें, क्या अंतर है, तो आप ये पूरा पार्ट जो वर्ण का है स्वर और व्यंजन के दोनों तरफ वाले, इसको अंतर स्पष्ट करने में आप लिख सकते हैं। अर्थात इससे स्लाइड के सजाने के अंतर्गत 4 से 5 क्वेश्चन आपके आसानी से बनते हैं और 4 से 5 तो मैं कह रहा हूं इनके ऊपर आपको दर्शित हो रहा होगा, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, उष्म व्यंजन कितने होते हैं। हिंदी वर्णमाला में किन किन व्यंजनों की संख्या 4 है, प्रश्न बनाने के ऊपर निर्भर करता है। अर्थात अगर ये हमारा कॉन्सेप्ट है और ये हमारे कॉन्सेप्ट में है, हमारे दिमाग में है, तो इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे हमारे आंखों से, हमारे दिमाग से और हाथ से बचने से रहे। अतः छोड़ना नहीं है, कॉन्सेप्ट में लेना है। और छात्रों आप जानते हैं बेहतर तरीके से आप बड़े हो चुके हैं और बड़प्पन आप में अब धीरे धीरे आ भी रही है। आप बुद्धिमान हैं, बुद्धिजीवी हैं और बुद्धिमत्ता क्षमता आप में बेहतर ढंग से अब अग्रसर हो रही है, बढ़ रही है। अतः आप समझदार भी हैं, क्यों ना हो, बचपन से जो पढ़ रहे हैं और अच्छी अच्छी बातों को पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। तो आप ये जानते होंगे कि कंप्यूटर जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है हमारे देश का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का, जिसके बदौलत अपने जीवन को हम अधूरा मानकर चल रहे हैं, वो उसकी मेमोरी कैपेसिटी हमसे कहीं ज्यादा है। बावजूद इसके उसकी मेमोरी कैपेसिटी मापी जाती है, बट मनुष्य की मेमोरी कैपेसिटी आज तक किसी ने नहीं माप पाया। आसमान की ऊंचाई या धरती की गहराई जहां तक जा सकते हैं हो मनुष्य जा सकते हैं, मनुष्य के दिमाग का कोई एमबी, कोई जीबी नहीं है। अर्थात इसकी कैपेसिटी का कोई मापदंड नहीं है, आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अतः अपने मेमोरी कैपेसिटी के लिए अधिक भोजन नहीं, कहा जाता है कि एनर्जी से ज्यादा पावर होता है विल में, अपनी मनोवृत्ति में, मन के जीते जीत और मन के हारे हार। तो मन को मनोबल बढ़ा करके रखना, मनोबल बढ़ा ही विल पावर होता है। इसलिए स्टूडेंट्स एनर्जी नहीं विल पावर बढ़ाओ। ये विल पावर आपको सोने, जगने, हंसने, गाने, रोने सबसे पृथक करती है, सबसे अलग करती है और एक तपस्वी की भांति आप व्यवहार करते हैं। आप अपने अंदर एक तपस्वी का वास मानने लगते हैं, क्योंकि विल पावर जागृत होती है। विल पावर जागृत करना ध्यान के बगैर संभव नहीं है। इसलिए छात्रों का सबसे बड़ा हथियार कहें, सबसे बड़ी संपत्ति कहें, वह ध्यान ही तो है। ध्यान के बगैर ज्ञान संभव नहीं है। तो स्वर वर्ण जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण के सहयोग के हो उसे स्वर वर्ण कहते हैं, जबकि जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से हो उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। जिन ध्वनियों को बोलते समय हवा फेफड़ों से होते हुए सीधी कंठ से बाहर निकलती है, कहीं रुकावट नहीं होता, फेफड़ों से होते हुए सीधी कंठ से बाहर निकलती है,
उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। और जिन वर्णों को बोलने में हवा रुकावट के साथ बाहर निकलती है उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। इन दोनों परिभाषाओं में से कोई भी परिभाषा लिख सकते हैं, परंतु जब अंतर स्पष्ट करने की बात होगी तो ये दोनों ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं और दोनों को लिखना चाहिए। उसके बाद स्वर वर्णों की संख्या हमने इसके पहले वाले भी स्लाइड में देखी। अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ तथा औ, ये 11 स्वर वर्ण है। मूल स्वर वर्ण 11 तथा स्पर्श व्यंजन 25, अंतस्थ व्यंजन 4, उष्म व्यंजन 4 और द्विगुण व्यंजन 2, कुल मिला के यह 35 हैं। जबकि संयुक्त व्यंजन यहाँ पर दर्शित नहीं हो रहा है। क्योंकि संयुक्त व्यंजन तो 2 व्यंजनों से मिलकर बनाया हुआ है, अतः यह व्यंजन की परिभाषा में फिट नहीं बैठता, व्यंजन की परिभाषा को अलंकृत और अवलोकित नहीं कर पाता, अतः इसे अलग रखा जाता है, उसे एक्स्ट्रा व्यंजन अन्य व्यंजनों के अंतर्गत रखा जाता है। अब आते हैं स्वर वर्ण के बारे में। स्वर वर्ण तथा उसके प्रकार। स्वर वर्ण के प्रकार, स्वर वर्ण किसे कहते हैं ये तो हमने पढ़ा। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण के सहयोग के हो उसे स्वर वर्ण कहते हैं। आसानी से एक बार अगर ध्यान से मन में सोच लें तो याद हो जाए। हम कोशिश नहीं करते और जिस काम के लिए कोशिश कर देते हैं वह काम बाकी भी नहीं रहता। छात्रों, एक कवि ने कहा था कि काम अधूरा नहीं छोड़ते कभी हिम्मत वाले और काम पूरा नहीं करते कभी गफलत वाले। गफलत वाले या हिम्मत वाले क्या हैं आप, क्या बनना चाहते हैं, ये आपसे बेहतर कोई और तय कर ही नहीं सकता। और इसी आधार पर कहा जाता है कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। आइए देखते हैं स्वर वर्णों के 3 प्रकार होते हैं। इन तीनों प्रकारों के बारे में 3 प्रकार कौन कौन से, तो प्रथम प्रकार है हर्ष स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। आसानी से याद होने वाला है। हर्ष स्वर जिन वर्णों का, जिन स्वरों का उच्चारण अल्प समय में हो, कम समय में, जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगता है उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण अल्प समय में हो, कम समय में हो, उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। जबकि हर्ष स्वर वर्ण कहते हैं। जबकि जिन वर्णों का उच्चारण हर्ष स्वर से दोगुने समय में हो, जिन स्वरों को बोलने में हर्ष स्वर से दोगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। और प्लुत स्वर जिन स्वरों को बोलने में हर्ष स्वर से 3 गुना समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। अर्थात हर्ष स्वर जिन स्वरों को बोलने में बहुत कम समय लगता है वो हर्ष, जिन स्वरों को बोलने में हर्ष के 2 गुना समय लगता है वो दीर्घ, और जिन स्वरों के बोलने में हर्ष के 3 गुना समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहा जाता है। और हर्ष स्वर 4 हैं। हर्ष स्वर के प्रकार कितने हैं? 4 हैं। जबकि दीर्घ स्वर 7 हैं। और छोटी, छोटा ऊ और री ये 4 हर्ष स्वर हैं। आ, दीर्घई, दीर्घऊ, ए, ओ तथा औ ये 7 दीर्घ स्वर हैं। 7 और 4 मिलकर 11 हो गए स्वर वर्ण। ये 11 जो स्वर वर्ण है, इन 11 स्वर वर्णों और कुल स्वर वर्णों की संख्या, मूल स्वर वर्णों की संख्या 11 है। तो फिर प्लुत स्वर क्या है? तो ओइम में ये एश जैसा ये जो दिख रहा है यह एक ही मात्रा है। जैसे हम कहते हैं ओइम, तो ई पर टान पड़ रहा है। सुनो, ओ लगातार बोलते जा रहे हैं, ये टान पड़ रहा है। राधे, ये टान पड़ रहा है। तो जब भी हम ए का उच्चारण अधिक समय तक करते हैं,
अर्थात हर्ष स्वर के 3 गुना समय लग जाता है तो वह प्लुत स्वर हो जाता है और उसे इसी संकेत चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है। हर्ष स्वर को बोलने में अल्प समय लगता है तथा कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती, अर्थात स्वतंत्र रूप से बोला जा सकता है। जबकि दीर्घ स्वर में कैसे दोगुना हो रहा है तो अ तथा अ ये दोनों को जोड़ते हैं तो आ का निर्माण होता है, अर्थात ये अहर्ष स्वर है जबकि ये अहर्ष स्वर है, जबकि ये आ दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर में हर्ष स्वर के दोगुना समय लग रहा है, अर्थात अ जोड़ अ ये डबल दोगुना समय लिया तो आ का निर्माण हुआ। इसी तरह से छोटी ई और छोटी ई को मिला के बड़ी, छोटा ऊ और छोटा ऊ को मिला के बड़ा ऊ, अ और ई को मिलाकर ए, और जो दीर्घई को मिला के ए, अ और ऊ को मिला के ओ, अ और दीर्घ ऊ को मिला के अ बनता है। और ये बनने के बाद यह 7 दीर्घ स्वर बन जाते हैं। जबकि प्लुत स्वर का प्रयोग प्रायः बोलने में अधिकाधिक किया जाता है, मौखिक रूप में अधिकाधिक प्लुत स्वर का प्रयोग किया जाता है, जबकि इसे प्रकट करने के लिए एस जैसा यह संकेत चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। छात्रों, कोई डाउट नहीं होगा, आगे बढ़ते हैं। अनुस्वार और अनुनासिक में क्या अंतर है? तो अनुस्वार वर्ण, अनुस्वार के उच्चारण में हवा मुख से बाहर निकलती है। हवा मुख से बाहर निकलने में नाक की सहयोग लेती है, लेकिन केवल नाक की सहयोग लेती है, उसे अनुस्वार वर्ण कहते हैं। जैसे हंस, वेदांत ये अनुस्वार वर्ण है और इसके उच्चारण में अधिक बल लगता है, जबकि अनुनासिक वर्ण, इसमें अनुनासिक के उच्चारण में मुंह और नाक दोनों से हवा निकलती है, नाक और मुंह दोनों से हवा बाहर निकलती है, अतः इसे अनुनासिक कहते हैं। अर्थात जब किसी शब्द, किसी वर्ण के उच्चारण में नाक से, केवल नाक से हवा बाहर आती हो तो वह अनुस्वार, और जब नाक और मुंह दोनों के सहयोग से हवा बाहर आ रही हो तो अनुनासिक वर्ण कहते हैं। नोट में देखिए, अनुस्वार और अनुनासिक का प्रयोग बहुत ही सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि इनके गलत प्रयोग से अर्थ पर प्रभाव पड़ता है तथा अर्थ बदल जाने पर वाक्य का मतलब बदल जाता है और वाक्य जो होगा अर्थ का अनर्थ बना देगा। कैसे? तो हंस, यह हंस जो लिखा हुआ ह पर सिर्फ चंद्र बिंदु, देखिएगा कमाल, ह पर चंद्र बिंदु है तो इसका अर्थ हुआ हंसना, एक क्रिया है, अर्थात यह क्रिया शब्द हो गया, यह शब्द क्रिया हो गया। जबकि चंद्र गायब है, सिर्फ बिंदु है और हंस लिखा हुआ है, उच्चारण भी एक ही प्रकार से हो रहा है, तो यह हंस एक पक्षी का नाम है, अर्थात संज्ञा है। हंस क्या है? संज्ञा है। वेदांत, बिना दांत का, यह चंद्र बिंदु के साथ है तो बिना दांत का, अगर बिंदु के साथ है तो यह वेद, वेद संबंधित पुस्तकों को पढ़ने के लिए, वेद संबंधित पुस्तकों का यह तरफदारी करते हुए इशारा करता है कि वेदांत मतलब वेद संबंधित पुस्तकों को पढ़ना, वेदों का अंत करना, अर्थात उसको समझना। छात्रों, पाठ बड़ा है, अतः इसे 2 पार्ट में किया गया है। आशा करते हैं आप लोगों को यहां तक बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। अगले पार्ट को लेकर जल्दी आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।